मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अंडा वंडा में मेरे दादाजी मुझे एक बात बोलते थे, अब डॉक्टर क्या करेंगे भाई, आप क्या करते हो, एग खाओ, व्हाइट एग में इतना प्रोटीन है और इस एग में इतना प्रोटीन है। मैं सोचते कहाँ के ये बताओ कितने बेवकूफ़ आदमी हैं। एक मुर्गी क्या होती है बेचारी, उन्हें केस क्या हालत है कि डंडा मारो 1 मिनट में मर जाएगी। मेरे दादाजी मुझे एक बात समझाते थे, मुर्गी एक डंडा मारो 1 मिनट में मर जाएगी। गाय भैंस के मुसल मार लो भैया, कुछ होगा। तो दूध पिया करो। अगर मेरे में स्किल है ना, स्किल काम आएगी, मगर स्किल से ज़्यादा विल मेरे काम आएगी। मगर हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जिसे इस अखाड़े से मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया था जिसमें हम बैठे, तब ये कुछ नहीं था, ना टीम थी ना कुछ था। हम तेल की शीशियाँ छिपाते थे, ये कोई भी नहीं था, ना ये कुछ बना हुआ था कि भाई अगले दिन तेल लगाने के लिए मिल जाएगा, कि कुछ आ गया तो कोई बग्गी है, मतलब कोई बैलगाड़ी है, कुछ उसके नीचे कपड़े बदलते थे। 300 बच्चे आते थे, 300 में सबसे कमज़ोर मैं था। चाहे आपका आईपीएस ऑफिसर है, चाहे आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स है, उसमें स्किल तो है कि भैया उसने यूपीएससी क्लियर किया और वहाँ तक पहुँच गया। अगर उसमें कैरेक्टर नहीं है ना, तो समाज के लिए गुण है। एक देसी भाषा में बात है, बाबा बनना और होने में बड़ा फ़र्क है। कपड़े पहन लिए भैया मैं बाबा बन गया, होने में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। तारीफ़ें दिन बनाते हैं और ताने ज़िंदगी। हार्ड वर्क लग देखो यहाँ पे होता है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो मालिक मजबूर हो जाएगा देने के लिए। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ खड़ी हो जाती है। मैं ढेर सारे इंटरव्यू देखता हूँ, देखो जी किस्मत में है ना जी, वो किस्मत आपको करती, किस्मत विस्मत ये सिर्फ कमज़ोर आदमी की बात है। मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस की बीमारी थी, गठियाबाज इसको बोलते हैं। आज भी मेरे पैर की उंगली मुड़ी हुई दिखाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बीमारी डेथ के साथ जाती है, वो डेथ के साथ जाती है। देखो मैं इसलिए इधर बैठ रहा हूँ, ये मेरी उंगली आज भी टेढ़ी है, डेथ के साथ जाती है और ये ऐसे ठीक होती नहीं। तो इस पर मसाज मत करो। मेरी माँ ने हार नहीं मानी, दिन में 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी एक जजर गुरुकुल से तेल ले आए आयुर्वेदिक, कभी देसी घी से। इस दुनिया में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि शुरू में कुछ कठिनाई जरूर आती हैं, लेकिन अगर शिद्दत से कोई भी काम करना चाहे तो उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, संजीत दांगे, जिन्हें आप संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। संग्राम जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती पहलवान कैसे बन गए आप? बचपन से शौक था या फिर हालात ने यहाँ तक पहुँचा दिया? वैसे तो अपने हरियाणा में सारे पहलवान ही हैं, चाहे कोई नेता हो भी पहलवान है, अभिनेता हो भी पहलवान है, चाहे आप न्यूज़ में हो तो आप भी पहलवान हो, मतलब जो भी जिस व्यवसाय में है। क्योंकि हरियाणा मिट्टी कैसी रही है कि भाई जहाँ दूध दया खाना हो मेरा हरियाणा। आजकल थोड़ा सा सब कुछ चेंज हो गया है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपके सवाल पे आऊँगा। जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ना, तब पंजाब 90% था, 10% में पूरा इंडिया था जी। अब हरियाणा 80-90% है स्पोर्ट्स में। मगर जिस हिसाब से अब हम जा रहे हैं ना, जिस हिसाब से नशा फैल रहा है, तो लगता है कि पंजाब से भी हम पीछे आ जाएंगे। नशा तो पंजाब के रास्ते ही आया, अब हरियाणा में घुस गया। एनसीआर पूरा अपनी चपेट में ले चुका है। क्या बात है, युवाओं की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मैं एक बात कहता हूँ, देखो अपनी सरकार है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ढेर सारे हम चलाते हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट। अगर मेरे में स्किल है ना, स्किल काम आएगी, मगर स्किल से ज़्यादा विल मेरे काम आएगी। मैं मान लो मैं रिंग में मैट पे मैच खेल रहा हूँ, स्किल मुझे खिलाएगी, मैं 1-2 पॉइंट लूँगा, जीतूँगा, वहाँ तक पहुँचूँगा। मैं गिर गया ना तो फिर मेरी विल मुझे उठाएगी। और विल कहाँ से आती है? कैरेक्टर से। तो मैं कह रहा हूँ कि अब स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट चलाना चाहिए। अगर मान लो कि एक डॉक्टर है, उसके पास स्किल है, वो कैरेक्टर नहीं है, तो क्या करेगा वो 50 लोगों को टाइम से पहले ऊपर पहुंचाएगा। दूसरा, जो बेचारा, जो इंसान जो फिजिकली मरा हुआ है, उसको फाइनेंशियली मारेगा, गलत बोलेगा। इंजीनियर है, स्किल तो है उसमें और उसमें कैरेक्टर नहीं है, तो क्या करेगा? फ्लाईओवर ये सब बना तो देगा, मगर कोई गिरेगा, कई आदमी नुकसान करके जाएगा। ऐसे ही चाहे आपका आईपीएस ऑफिसर है, चाहे आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स है, उसमें स्किल तो है कि भैया उसने यूपीएससी क्लियर किया और वहाँ तक पहुँच गया। अगर उसमें कैरेक्टर नहीं है ना, तो समाज के लिए गुण है, देश के लिए गुण है। मतलब गुण नहीं लग जाता लकड़ी में,
जैसे कम कर देता है, ऐसे जैसे एक मास्टर है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल पता किसका होता है? अध्यापक का और माँ का। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये सही निकल जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि एक देश की फाउंडेशन ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर इनका किरदार या इनकी परवरिश थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि सब ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चा ना, जैसे छोटा बच्चा था, एक मिट्टी की तरह होता है, उसको जैसे चाहे डालें वैसे डाल सकते हैं। तो हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब हम छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि भाई ये काम ऐसे हो जाएगा, शॉर्टकट मार लो, ये चीज़ कर लो, वो कर लो, बड़ी-बड़ी बात करते थे। अब समझ में आया कि ज़िंदगी बड़ी-बड़ी बातों में नहीं, ज़िंदगी उन छोटी-छोटी बातों को समझने में है। और साधारण बनने के लिए बड़ा साधारण बनना पड़ता है। अब हम बहुत से बात कहेंगे कि भाई ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो। एक देसी भाषा में बात है कि बाबा बनना और होने में बड़ा फ़र्क है। कपड़े पहन लिए, भैया मैं बाबा बन गया, होने में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। संत मतलब, संत जिसका जिसका अच्छे कार्य का जिसका अंत ना हो, उसको संत बोलते हैं। आजकल तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई गलत है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, सब अलग हैं, कोई गलत नहीं। सबकी सोच अलग है, सबका खान पान अलग है। हम जो मान लो हम 3 बहन भाई हैं, तो मेरा भाई का सोचना अलग है, खाना अलग है, उसे कपड़े पहनने का ढंग अलग है, ऐसे ही बहन का अलग है, मेरा अलग है। तो जब हम तीनों एक डीएनए हो के भैया हम अलग हैं, तो फिर बाकी कैसे मतलब सब एक जैसे हो सकते हैं? तो हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस की बीमारी थी, गठियाबाज इसको बोलते हैं। आज भी मेरे पैर की उंगली मुड़ी हुई है, दिखाऊंगा। तो बहुत हम्बल फैमिली होती थी। गांव में से जब आते हैं तो बेसिक गांव में क्या होता है कि भाई अब जैसे बच्चे को लंगोट पहना रहे थे, हम तो 10-11 साल तक ऐसे नंगे घूमते थे, नॉर्मल रहते थे, पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। सरकारी स्कूल में जाते थे तो सरकारी स्कूल में एक वो चीनी बोरी कट्टा आता ना, वो ओढ़ के मतलब वो जाते थे, बारिश आ गई तो ओढ़ लिया और नहीं तो बिछा लिया। बस ये कॉमन थी, ये चीज़ें कॉमन चीज़ें थी। तो गांव में मैंने दंगल देख लिया। दंगल होता था एक, अभी हमारे गांव में एक चेन इसी बना रखी है, वहाँ पे पहले शमशान घाट। तो पहले वहाँ पे वैसे होता था, एक खुला सा एरिया, तो वहाँ पे मिट्टी कुश्ती होती थी। तो देखा पहलवानों, दूध मिल रहा, घी मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे, काश यार हम भी पहलवान होते। तो ये वहाँ से वो जागा। और एक बेसिक बात ये है कि टेनिस तो आज भी नहीं हमारे इधर, बैडमिंटन भी नहीं था, शौकिया को खेल ले दूसरी बात है। क्रिकेट लग्जरी गेम थी। क्रिकेट का बैट आता था 20-30-50 रुपए का, इतने पैसे होते नहीं थे। लंगोट आता था 5 रुपया, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो वहाँ से ये सब स्टार्ट किया था, उसको देख के। अभी आपने करेक्टर की बात की, करेक्टर को सुधारेगा कौन? क्योंकि जो स्कूल की बात की भी आपने बीच में कही, क्योंकि स्कूल भी एक सिस्टम का हिस्सा होता है। आजकल पॉलिटिशियंस दिन में 4-4 पार्टी बदलते हैं, सरकार बनाते हैं, जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं। जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, देश को दिशा देने वाले हैं, जब उन्हीं के पास मोरल करेक्टर नहीं है तो किससे उम्मीद करते हैं? कैसे सिस्टम से सुधार होगा? देखिए देश है ना, देश सरकार नहीं चलाती, देश संस्कार चलाते हैं। सरकार कौन है? तो हमारे में से चुने हुए कुछ आदमी हैं। हम इन पे दोष नहीं दे सकते उतना, इनको तो हम चुनते हैं, प्रजातंत्र हैं हम। हमने चुना कि भैया पीएम है, वो बेचारे सिर्फ रूल पास कर सकते हैं, उसको रूल को इम्प्लॉय करना, अप्लाई करना वो है। मेरी माँ मुझे एक बात बोलती थी बचपन में कि बेटा देखो, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, दूसरे का पैसा उसका पैसा है। वो डीएनए में ऐसा बैठा हुआ है। मैं किसी से बात करता हूँ ना, जी करके बात करता हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूंगा, चाहे मैं रिक्शा चालक से मिलूंगा, मेरे लिए सब बराबर हैं। क्योंकि मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या खुदा। तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले जिम्मेदारी माता पिता की, फिर बाद में अध्यापक की। अब स्कूल है, स्कूल में क्या हो गया कि मैं नहीं कहूँगा कि स्कूल गलत है, मगर कॉपी लेनी यहाँ से ले लो, यूनिफॉर्म लेनी यहाँ से ले लो, पानी बोतल यहाँ से ले लो, अच्छा पढ़ाई ट्यूशन बाहर लगवा लो। मतलब सरकारी स्कूलों में बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं। मेरे बड़े भाई खुद टीचर हैं। मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ, अभी प्राइवेट स्कूल इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, तो इस पे लगाम कौन लगाएगा? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो कह रहा था कि उस स्कूल में जो बच्चे बहुत मजदूरी करने वाले, उनके एक आधा बच्चा आ जाता, नहीं तो बच्चे नहीं आते, कम आते हैं। अब क्या होता है कि नेता पहले क्या होते थे, लीडर होते थे। लीडर एक चुनाव जीतेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन की सोचेगा। अब पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने नेता, नेता का उल्टा मतलब क्या होता है? ताने, नेता
ताने। तो वो नेता बाप बेटे का नहीं होता तो आपका मेरा कहाँ से होगा? मैंने कहा था कि सब गलत हैं। कई बहुत बहुत कमाल हैं, इंस्पिरेशन भी हैं। जैसे मैं व्यक्तिगत में अच्छा ही देखता हूँ। तो जैसे मैं सोचता हूँ इंदिरा गांधी जी के बारे में, क्या नेता थी। मैं सोचता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, क्या नेता थे। मैं सोचता हूँ मोदी जी के बारे में, कहाँ से उठ के क्या वर्ल्ड फेम बने हैं। तो सब गलत नहीं हो सकते। एक उनका विज़न होता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा करना है। फिर दिक्कत क्या है कि मिट्टी से बने लोग हैं ना, कागज़ में बिक जाते हैं। पहले क्या होता था कि घर कच्चे होते थे, दिल पक्के होते थे। आजकल घर पक्के हैं, दिल कच्चे हैं। ये मुट्ठी बंद करके आते हैं, मुट्ठी खोल के जाना है। ये मिट्टी से शरीर बना है और मिट्टी में मिल जाना है। मगर कई बेवकूफ़ सोचते हैं कि भाई वो कहते हैं ना कि वो चूहे को मिली हल्दी गाँठ पंसारी बन बैठा। कोई अधिकारी आ जाएगा, वो आईएएस आईपीएस, वो कुर्सी उसको सैलरी मैं दे रहा हूँ, मैं टैक्स भर रहा हूँ तो उसको सैलरी मिल रही है। वो ऐसा सोचेगा कि मैं तो इनका बॉस हूँ। किसी को बैठा दिया, कोई मंत्री बन गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई दूसरा बन गया, वो सोचेगा भाई मैं मालिक हूँ। भैया मालिक तो हम हैं, हमने चुना भैया, कल अगली बार हरा देंगे। समझे ना? तो आम इंसान उसकी ताकत नहीं पहचानता और वो कुर्सी पे बैठ के जो सद्बुद्धि है ना वो डिफरेंट हो जाती है, अहंकार आगे आ जाता है। समझ रहे हो? तो वो बड़ा एक उनको समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप चाहोगे, ये मौका सबको नहीं मिलता, ये मौका मिला तो इसको आप ठीक कर सकते हो। अब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, अब तो फिर भी उसमें कुछ सुधार हो रहा है। मगर मैं देखता हूँ कि जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, अब प्राइवेट स्कूल में पता है मुझे कल पता चला कि मेरे एक वो कज़न के चाचा के लड़के की वो देखा मैंने, लड़की देखी छोटी। मैंने किस क्लास में बेटा? वो बड़ी अच्छी पोएम सुना रही। बोली यूकेजी। मैंने कहा जी यूकेजी क्या होता है? बोली पहले यूकेजी, फिर एलकेजी, फिर जी, फिर फर्स्ट। तो मैं हैरान था। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है? मतलब मेरे लिए नया था ये। बोली मेरी उम्र अभी 5 साल है तो मैं अभी इसमें हूँ, 6 की होंगी तो फर्स्ट में आऊँगी। यानी कोई बच्चा अगर पहले फंस जाए 3 साल का तो वो यूकेजी करेगा, एलकेजी करेगा, वो जी करेगा, फिर वो फर्स्ट में आएगा। मतलब समझ रहे हो? तो सिस्टम पे लगाम तो होनी चाहिए हर जगह। और इस सिस्टम को पता है वो ख़राब नहीं कर सकते जब तक हम नहीं चाहते। अब बाबा कोई काम है, आपके पास समय कम है, आप कहोगे मैं बैठा हूँ, देखो भाई साहब मेरा तो कर दो आप। मैं कहूँ कैसे कर दो? देखो कैसे कुछ भी कर लो, आप मेरा कर दो। यानी आपकी हिंट में समझ गया, अगर मैं मेरे दिल में कुछ है तो अच्छा भाई उनको काम करने में मतलब है, ठीक है भाई चौधरी साहब का काम होना चाहिए, ये कर दो। वो फिर आदत पड़ गई उसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि नेशन को स्किल की ज़रूरत नहीं, कैरेक्टर की ज़रूरत है। संग्राम भाई, एक मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ से आती है? अभी पहले तो आपको अर्थराइटिस था, फिर आप रेसलर बन गए, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, योगा भी आप करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी आप आ गए, WWE में भी आप चले गए। कहाँ से क्या क्योंकि इन चीज़ों से भरोसा उठ जाता है कि जब ये लोग तो बोलते हैं ना कि सब कुछ किस्मत से मिलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं या फिर ये हार्ड वर्क, क्या है ये? देखो भाग्य पता क्या होता है? 99% हार्ड वर्क, 1% लक। प्रतिभा कुछ नहीं होती। प्रतिभा अगर आप में टैलेंट, देखो मेरे में कोई टैलेंट है ही नहीं, मैं सच बताऊं। मैं तो बहुत कोई इंसान 1 सेकंड में सीखता है, कोई उसमें सीखता है तो मैं 2 दिन में सीखता हूँ, गधे की तरह मेहनत कर करके। मगर हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जिस इस अखाड़े से मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया था जिसमें हम बैठे जी। तब ये कुछ नहीं था, ना टीम थी ना कुछ था। हम तेल की शीशियाँ छिपाते थे, ये कोई भी नहीं था, ना ये कुछ बना हुआ था कि भाई अगले दिन तेल लगाने के लिए मिल जाएगा। कि कुछ आ गया तो कोई बग्गी है, मतलब कोई बैलगाड़ी है कुछ, उसके नीचे कपड़े बदलते थे। 300 बच्चे आते थे, 300 में सबसे कमज़ोर मैं था। तो एक हमारे गुरुजी महाराज जी, वो सब देखते मुझे बहुत कहते, तो मुझे लगता था कि भाई ये तो बहुत बन जाएंगे। आप बड़े फैक्ट करो, 300 में से 2 नेशनल खेले, एक देश के लिए खेला, और देश के लिए खेला सिर्फ मैं था। तो भैया हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितने ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। अब कोई मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, गलत बोलेगा, बुरा बोलेगा, जो आम इंसान होगा ना वो 1 मिनट में वो करेगा। देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, तारीफ़ें दिन बनाते हैं और ताने ज़िंदगी। कोई ताना देगा ना, मैं उसको ना ताली समझता हूँ।
कि भाई अच्छी बात है, उसने उसका बोल दिया। मेरा जो अस्तित्व है ना वो मेरे कर्म से है, मेरे हार्ड वर्क से है, वो किसी के मौखिक कहने से, शब्दों के कहने से नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आया है, कई मेरे दोस्त थे बहुत नोटेबल रेसलर हैं, उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला है, बहुतों ने गलत बोला है, बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। मगर पता है क्या मैं सोचता था कि भाई बड़ी अच्छी बात है, कोई गलत बोलता है, कोई बोलता है कि इसको गलत बोल रहा था, मगर इतने बड़े आदमी नाम ले दिया तो भैया दिन बन गया कि हमें जानता हो। देखो क्या है कि मैं जानता हूँ कि भाई ये जरूरी नहीं है कि भाई व्यक्ति क्या है, ये जरूरी कि व्यक्ति में क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरे में क्या है, कि भाई एक चीज़ है कि मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता और मैं लगा रहता हूँ। मैं हार्ड वर्क, लक, भाग्य, किस्मत, अंगूठी पहनने से अगर लक बनता तो भाई साहब ये बताओ, पैसे से लक बनता, अंगूठी पहनने से लक बनता, या सारी चीज़ करने से बनता तो उद्योगपति कहाँ मरते, सारे मेडल भी वही जीतते, और ना मरते तो जिंदा अमर हो जाते हमेशा। हार्ड वर्क, लक देखो यहाँ पे होता है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो मालिक मजबूर हो जाएगा देने के लिए। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ खड़ी हो जाती है। मैं ढेर सारे इंटरव्यू देखता हूँ, देखो जी किस्मत में है ना जी, वो किस्मत आपको और करती है। किस्मत ये सिर्फ कमज़ोर आदमी की बात है। मैं रशिया में था, हम हार जाते ना, आज दिन नहीं था तो रशियन कोच बहुत डांटता था, गाली देता था, कहते तुम साले इंडियन, तुम्हारी आदत यही है, तुम सारी पूजा पाठ करके आ जाओ, सारा वो कर लो, देखो दिन हमारा है या नहीं है। बोला तुम उतना एफर्ट नहीं करते, उतनी ट्रेनिंग नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते, फिर लास्ट में किस्मत पे आप कर सकते हो। जब आपने पूरा सब कुछ किया, सारी चीज़ें की, फिर किस्मत पे। मैं तो जो भी चीज़ करता हूँ ना, राम जी को समर्पण कर देता हूँ। भाई परमात्मा सब कुछ आपका, हमारा कुछ है नहीं। पहले समझदारी थी नहीं, अब मेरा मानना है कि भाई जितने जो भी कर रहे हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब उसका है। मगर मेक श्योर मैं सारी चीज़ वो करता हूँ कि भाई मेरा कोई एक्शन किसी न किसी बच्चे की ज़िंदगी को चेंज करे। जैसे तंबाकू है, गुटखा है, शराब है, या ये सब है, मैं प्रमोट नहीं करता। मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड तब छोड़े जब मेरे अकाउंट में 900 रुपये, तो मैंने 2.5 करोड़ के ऐड छोड़े। तो बाकी ये नहीं कि जो कर रहे हैं वो गलत हैं, या मैं नहीं कर रहा तो मैं संत हूँ। एक अपने उसूल हैं। कभी भी जिंदगी में दूसरों से तुलना नहीं करनी है, दूसरों के बराबरी नहीं करनी। क्या पता उनसे आगे पहुंच सकते हो। सही बात। देखो बराबरी और बुराई वो करते हैं, बराबरी वो करते हैं भाई जो अपने आप में विश्वास नहीं करते, अपने बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करता हूँ, मुझे सच बताऊँ, देखो यहाँ से शुरुआत किया। मुझे क्या पता कि कुश्ती क्या है एक बीमार बच्चे को, मुझे क्या पता कि मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन है वही मोटिवेशन है। मैं ढंग से चल नहीं सकता था, रेसलर बना, मिट्टी की कुश्ती खेली, फिर मैट पे कुश्ती खेली, फिर इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। तब पैसे वैसे कुछ होते नहीं थे, मजबूरी में प्रोफेशनल रेसलिंग कन्वर्ट करना पड़ा। क्यों? इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई घर खर्च चल जाए, बाकी चीज़ हो जाए, या कुछ कर लो। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में तुक्का लगा तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना। तुक्का ये तुक्का है, अपनी मेहनत करो, फिर मालिक तुक्का ही लगाता है। फिर कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना, फिर मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना 2014-15 में। अब बताओ, रेसलर तो ढेर सारे पहले भी थे, अब भी और आएंगे, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। तो मैं क्यों बना? क्योंकि मेरा विजन अलग है कि देखो, एक खिलाड़ी बनना, एक पॉलिटिशियन बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक जर्नलिस्ट बनना, वो एक छोटा सा पिक्चर है। जो बड़ा कन्वेस है ना जिंदगी, वो बहुत बड़ी है। हम उस छोटी सी पिक्चर को ना पूरी जिंदगी मान लेते हैं। खिलाड़ी बड़ा कौन है? खिलाड़ी बड़ा वो नहीं मेडल जीत लिया, सब कुछ कर लिया। और खिलाड़ी बड़ा वो है कि भाई उसने मेडल जीत लिया, भले जीता ना जीता हो, वो उसको क्या चीज़ दे रहा है, वो क्या लौटा रहा है, तो बड़ा है। नहीं, अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं। मैं ये सवाल पूछूंगा, ये जो मिट्टी है, इससे आपने आर्थराइटिस पे काबू पाया, कंट्रोल कितने साल प्रैक्टिस करनी यहाँ पे, तब जाके आप उससे बाहर निकले? देखो एक टाइम ऐसा था जब मैं 7-7.5 साल का था। घर वाले कभी यहाँ दिखाएं, देसी वैद्य के दिखाएं, इधर दिखाएं, उधर दिखाएं, और वो सब पता क्या बोलते थे? पेट में कीड़े हो गए हैं। कच्ची घर की छत होती थी, मुझे आज भी याद है कि भाई मैं छत पे टॉयलेट करता था। मेरी माँ फिर वो करती थी, एक तसला रख देते राख में, पहले टॉयलेट कहाँ होती थी, नेचर बोल के ले जाना। फिर एक बड़े हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ से इधर उधर करके। तो घर वाले के पास इतने कहाँ पैसे होते थे, कहाँ इतने साधन होते थे। जैसे पड़ोसी गांव में बोल दिया, पड़ोसा गांव 2-3 किलोमीटर पड़ता था, तो मेरी माँ मुझे गोद में लेके जाती थी।
फिर वो कर लिया क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बीमारी डेथ के साथ जाती है, और डेथ के साथ जाती है। देखो मैं इसलिए इधर बैठ रहा हूँ, ये मेरी उंगली आज भी टेढ़ी है, डेथ के साथ जाती है और ये ऐसे ठीक होती नहीं। तो और इस पर मसाज मत करो। मेरी माँ ने हार नहीं मानी, दिन में 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी एक जजर गुरुकुल से तेल ले आए आयुर्वेदिक, कभी देसी घी से, नेचुरोपैथी से, परमात्मा की मेहर से, मेरी माँ के उससे आशीर्वाद से इस बीमारी से बाहर निकलने में मुझे 8 साल लगे, और पिछले 32 साल से मैं डॉक्टर की टेबलेट नहीं खाता। नहीं, ये भी वो कहते हैं इस बीमारी पर नियंत्रण तो पाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। 200% क्योरेबल है, कोई बीमारी है नहीं। अब खुद बताओ, ये कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, अर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है और भी टीबी है, इवन ये बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। जब हम उल्लू बनते हैं तो बीमारी हमारे उसमें आ जाती है जब हम इंसान बनते हैं तो ये बीमारी थोड़ी गायब हो जाती है। सब कुछ अंदर तो है। अब दिक्कत क्या है कि हमें सब कुछ परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट, वो उसमें इंसान बीमार होता है। अब मैं खूब घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, सारी चीज़ खाता हूँ। अब मैं वही करूँगा ना, जैसे बच्चे हैं, भाई 6 पैक होगा वो फिट है, 0 साइज होगा वो फिट है, उस एक्टर ने कर दिया ये कर, वो तो मतलब ढेर सारे युवाओं की ज़िंदगी खराब हो रही है। अब फिटनेस ट्रेनर क्या होंगे कि जी मैं आपका वेट घटा दूंगा जी, आप 0 साइज हो जाएंगे, आप ये बन जाएंगे। ये स्वास्थ्य से दूर लेके जा रहे हैं। फिटनेस का क्या मतलब होता है कि हमारे दैनिक कार्य हम आसानी से करें और हमें नींद आ जाए तो आप फिट हैं। फिर बाकी आपका एक शरीर का पैमाना क्या हो सकता है कि भाई आप 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं, कोई 1 किलोमीटर रनिंग कर सकता है, कोई 1 घंटा वर्कआउट कर सकता है, कोई 3 घंटे वर्कआउट कर सकता है। तो जो ये आए हैं ना डाइटिशियन आए हैं, कई मेरे दोस्त हैं जो इंडिया के रिनाउंड डाइटिशियन हैं, ये खाओ और ये खाओ और दूसरी चीज़ खाओ, उनका खुद जी लगड़ा पड़ा है, उनका बीमार है, मतलब चेहरा पीला पड़ा है। ये गोली खाओ, ये गेहूँ नहीं खाना और ये दूध नहीं पीना, और कई बैठ जाते हैं मैं आचार्य, वो मेरे ये हॉस्पिटल उसके हाथ पर ककड़ी जैसे हैं, दूध पीने से ये हो जाता है और घी खाने से ये हो जाता है। मैं बताऊँ, मैं 10 लीटर दूध पीता था, अब भी 2 लीटर हर रोज़ दूध पीता हूँ। मुंबई मेरा दूध नासिक से आता है, गाय का मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अंडा वंडा में मेरे दादाजी मुझे एक बात बोलते थे, अब डॉक्टर क्या करेंगे भाई, आप क्या करते हो, एग खाओ, वाइट एग में इतना प्रोटीन है और इस एग में इतना प्रोटीन है। मैं सोचते कहाँ के, ये बताओ कितने बेवकूफ़ आदमी हैं। एक मुर्गी क्या होती है बेचारी, उनकी केस क्या हालत है कि डंडा मारो 1 मिनट मर जाएगी। मेरे दादाजी मुझे एक बात समझाते थे, मुर्गी एक डंडा मारो 1 मिनट मर जाएगी, गाय भैंस के मूसल मार लो भैया कुछ होगा, तो दूध पिया करो। तो ये आजकल वो साइंटिस्ट हो गए, गांव में एक साइंटिस्ट आ गया, उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि काली भैंस हरा चारा खा के सफ़ेद दूध कैसे देती है, तो पागल हो गया कि भाई काली भैंस है, हरा चारा खा रही, सफ़ेद दूध कैसे दे रही है। तो ये सारे वो साइंटिस्ट हैं, ये डाइटिशियन लगा लो और ढेर सारे, कईयों के नाम नहीं लूँगा, हम बैठ जाते हैं यूट्यूब पे कि जी दूध पीना और ये तो मीठा खाना तो बड़ा बड़ा हानिकारक खतरनाक है, ये जहर गिर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब मैं सोचता हूँ ये कहाँ से किसने बना दिया। फिर ये बहुत से बोलेंगे आजकल जी मैं तो लैक्टोस है, मैं तो वीगन हूँ, मेरे में लैक्टोस हो गया है। भैया लैक्टोस जन्म से लैक्टोस नहीं होता, हम उल्टा सीधा खा के उस चीज़ को इतना डेवलप कर लेते हैं कि लैक्टोस है, लैक्टोस ठीक हो जाता है। आप बादाम का दूध पी लो, आप नारियल का दूध पी लो, आप बाकी चीज़ें बना लो, तो कितना है वो कर लो। और मैं कह रहा हूँ दूध को अगर आप गर्म कर लोगे ना, पियोगे, उसमें शुद्धता आ जाती है। हल्दी डाल दो, दूध कितना ख़राब भी हो वो हो जाएगा। ऐसे ही पानी कितना ही ख़राब हो तो गर्म करके पी लोगे। मैंने एक शो किया था, हम बाहर था फिलीपींस में, समुद्रा पानी गर्म करके पीते थे कि पानी नहीं होता था पीने का। तो ये सारी चीज़ क्या है कि इंसान को 2 चीज़ बहुत मारती हैं, एक अहम, दूसरा वहम। ये दिमाग और छाता है ना, खो लिया तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। एक पहलवान का और कैमरे का क्या काम? आपने तो इस मिथ को भी तोड़ दिया कि भाई पहलवान है वो टीवी के सामने नहीं आ सकते, कैमरे के सामने हेजिटेशन, कोई दूसरा पहलवान ऐसा नजर नहीं आता। कैसे ये अचीवमेंट हासिल किया? पहलवान प्रथम, आवान माने हर चीज़ में। जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होगा वो पहलवान होगा। कितने पढ़े हुए हो आप? मेरी पढ़ाई उतनी उच्च कोटि की तो नहीं, मगर फिर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री से, और मैंने सही हिस्ट्री से किया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं किया है। अच्छा। मैंने गीता, बाइबल, कुरान, वेद थोड़े थोड़े पढ़े हैं। तो मैं आप जो चीज़ पूछोगे मैं आपको बड़ा फैक्ट बता दूंगा। मैं सब देखता हूँ जो बहस चलती रहती है उधर से, और न्यूज़ चैनल तो आजकल देखने छोड़ दी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पहले वो नवाब नहीं होते थे, मुर्गे लड़ाते थे,
वो जो वो लड़ाई देखते थे तो वो हाँ, दो हाँ। चार बैठता हूँ, कभी गलती से खुल जाता हूँ, देखता हूँ वो बहस करते रहते हैं और वो टीआरपी वही है। मैंने कहा भाई खा लिया खून, अब क्या करें बताओ। पहले क्या होता था, अखबार और ये चीज़ें है ना छप के बिकते थे, आजकल छप के फिर बिकते थे, आजकल बिक बिकते के फिर- फिर छप रहे हैं। तो ये न्यूज़ तो ये न्यूज़ है, मीडिया, ये तो एक समाज का आईना है। अगर आईना ही खराब हो जाएगा तो भैया क्या करेगा। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, जब राम जी का वनवास हो गया तो वशिष्ठ ऋषि थे, वो भरत ने खड़ाऊ रख दी, बोला भैया कुर्सी पे तू गद्दी पे तुम बैठ जाओ। राम जी चले गए, बोला जी मैं नहीं बैठ सकता, मैं धरती माँ क्या 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 मुंह दिखाऊंगा। अरे बोला कि भैया रावण जैसे, जरासन जैसे पता नहीं कितने राक्षस हो गए, इतने बड़े बड़े, तब धरती माँ कुछ नहीं हुआ। बोला वो तो पता राक्षस है, अगर राम का भाई भी ये करेगा तो फिर धरती माँ किस पे विश्वास करेगी। सही बात। तो मेन बात ये है कि ये देश है ना, देश बेवकूफ़ों से पीछे नहीं गया है, ये देश उन समझदारों से पीछे गया जिनको पता था, जिनको समझ थी, उसके बावजूद वो गड़बड़ कर रहे हैं, या बोल नहीं रहे, या फिर अपने फ़ायदे के लिए वो चुपचाप चीज़ों को सेक्रीफाइस कर लेते संजीत हैं। भाई, एक सवाल एक लाइन का मेरा, धर्म क्या है इंसान के लिए? सबसे बड़ा धर्म क्या है? देखो मेरे सबका इसमें सबके अलग अलग मत हैं। मेरे लिए मानना ये है कि भाई इंसान सबसे बड़ा धर्म है। अगर इस धर्म पे अगर हम बहस करने जाएंगे, क्या है कि ये सृष्टि बनी कई लाख साल पहले से, धर्म आया कुछ हजारों साल पहले से। यानी अगर मैं धर्म को जोड़ के देखूँ, पूरा करके देखूँ, तो धर्म के हिस्से में 5 सेकंड आते हैं। उस 5 सेकंड के चक्कर में हम 23 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड वेस्ट कर लेते हैं। तो ये बड़ी बहस है। धर्म का मतलब मेरा मानना ये है कि इंसान सबसे बड़ा धर्म है। और आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि आप किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से नुकसान ना पहुंचा के आप अपना कैरियर बना रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो धर्म है। अगर आपका एथिकल आप सही हो, ईमानदार हो, तो धर्म है। अगर आप अपना दायित्व सही तरीके से निर्वाह कर रहे हो तो धर्म है। तो धर्म की है ना परिभाषा, मैं अभी उतना बड़ा हूँ नहीं, या न मेरी इतनी समझ है नहीं कि मैं उस हिसाब से परिभाषा दे पाऊँ। सबके पास जाओगे, कोई बाबा होगा, संत होगा जो तपेगा, वो कहेगा भाई ये ठीक है। आप मस्जिद में जाओगे, कोई मौलवी साहब हो गए धर्म का, वो बताएगा। मगर मेरा मानना ये है कि सही धर्म वो है कि भाई समाज में रह के अपने सारे दायित्व निभा के, और एक उसके बावजूद भी एक ऐसी ज़िंदगी जीना कि जो किसी के लिए कुछ अच्छा करने का माध्यम बने, जरिया बने, एक मिसाल पेश करे, तो सबसे बड़ा धर्म वही है। बाबा बनना, मौलवी बनना, पादरी बनना या संत बनना बड़ा आसान है, आप बन सकते हो। मेरे मानना ये है कि भाई सबसे बड़ा संत वो है जो अपना दायित्व निभाता है, अपने अगर गृहस्थी है तो अपने गृहस्थी जीवन का पालन करता है, इस समाज में रह के जो सही तप करता है, मोह माया से दूर रहता है, वो सही संत है। एक युवाओं में नशा काफ़ी बढ़ रहा है, क्या किया जाए, क्या समाधान है, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इन चीज़ों से कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि बड़ी चिंता है, समाज की भी है और सरकारों की भी है। अब मैं भी हैरान हूँ कि नशा क्या है, कि नशा गोली में नहीं है, नशा ज़िंदगी में है। जवानी में इतना नशा कि नशा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर आजकल अब मुझे बता रहे थे कि गांव-गांव में इतना नशा फैल गया है कि जो बच्चे हैं, अब आजकल जवान बच्चे तो हैं नहीं, मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ। जवान तो होते नहीं है, बचपन से सीधा बुढ़ापा आ जाता है। तो ये हमें मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, एक मुहिम लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि एक बार मुझे मौका मिला था एंटी टबैको कैंपेन से का फेस बनने का। हाँ, हाँ। तो हर साल 13,65,70,000 की डेथ होती है ड्यू टू टबैको, जिसमें से 12 साल से 25 साल के बीच में आंकड़ा था 2,70,000, 70,000, 75,000 समथिंग। ये तो मतलब एक ऑफिशियल आंकड़ा है, और भी इससे ज़्यादा डेथ होती है। इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं चाहूँगा कि सरकार की भागीदारी हो। दूसरा, फिर जो पब्लिक फिगर हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट से हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, वो कोई प्रमोट नहीं करें। तीसरा, अब मुझे पता है कि भाई रेवेन्यू, जैसे गुटखा है, शराब वाले हैं, ये रेवेन्यू बहुत देते हैं सरकार को। कई जगह तो क्या है कि वो कहते हैं ना कि दिल्ली में पीछे क्या हो रखा था कि वो सरकारों को सैलरी दे रही थी, रेवेन्यू शराब से आ रहा था। तो मतलब समझ रहे हो ना, तो इन पे रोक तो लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसमें सरकार का भी योगदान चाहिए, इसमें माता पिता का योगदान भी चाहिए, इसमें जो पब्लिक फिगर हैं, जैसे अब आजकल सारे इंटरटेनमेंट के जो नोटेबल फेस हैं सब गुटखा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं। इवन कपिल देव साहब, गावस्कर साहब, वीरेंद्र सहवाग, इन जैसे आदमी गुटखे की ऐड कर रहे हैं, बताओ। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है।
तो ऐसे इन आदमी को नहीं करना। हरियाणा के शराब के ठेके देखे आपने, कितने सुंदर बना रखे। शराब के ठेके एक मैं बताऊं, कुछ साल पहले हरियाणा का शराब का एक वन ऑफ द बड़ा आदमी, वो मुझे बोला संग्राम भाई अगर आप ही कहो तो ये चीज़ करते हैं, और बताओ रे, मैंने कहा भाई अगर दूध का काम आप करते हो, दूध बेचते होते, मैं फ्री में कर देता। अब दिक्कत ये है कि आप जो चीज़ ऐसी कर रहे हैं, मेरी मानो तो आप भी बंद कर दो और कोई अच्छा कार्य करो। अब मैं क्या बताऊं कि जी हरियाणा है या बाकी कहीं भी चले जाओ, वो चमक रहे हैं शराब के ठेके। अब बात करते हैं हम कई चीज़ों की, अब दूध वाला है, कोई अच्छी चीज़ है, बेचने आएगा, गली गली चिल्लाएगा, उस पर फिर भी हम शक करेंगे। और दारू ठेका से कितनी खराब जगह, कहीं भी खुला हुआ है, लोगों की लाइन लगी रहेगी, समझ रहे हो ना। तो इसका तो देखो, मैं तो उस पोस्ट पे हूँ नहीं। अगर मैं उस पोस्ट पे आ गया तो मैं चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। किसी ने मुझे बोला भाई अगर एक दिन के लिए आप पीएम बन गए तो आप क्या करोगे, मैंने कहा तो एक दिन में कुछ होगा नहीं, मगर कुछ होगा तो मैं रिजर्वेशन जरूर ख़त्म करूँगा, आरक्षण जरूर ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसने हमारा बहुत टैलेंट ख़राब किया है। मैं आजकल मुझे मौका मिलता है बाहर जाने का, तो मैं देखता हूँ कमाल के साइंटिस्ट, कमाल के डॉक्टर, कमाल के इंजीनियर जो भारत छोड़ के जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं। और मैं अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना या स्पोर्ट्स में आ गया तो मैं पॉलिसी बना दूंगा कि भैया जो एक्चुअली सही उसको फ़ायदा हो, और इस पर मौका मिलेगा तो इसका कर दूंगा। मगर मैं किसी पोस्ट पे हूँ नहीं ना, वो चीज़ें कर रहा हूँ। संग्राम भाई, ये जो आरक्षण की आपने बात की, जो वंचित वर्ग है, अगर उनको मौका मिल जाता है, उनको थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत पता है क्या है कि आरक्षण आप एजुकेशन में दे सकते हैं, यानी मतलब आर्थिक आधार पे दे सकते हैं कि भाई उनकी पढ़ाई थोड़ी माफ़ कर दो, बाकी चीज़ कर दो, नहीं तो फिर गलत ही गलत है। अब मान लो आप वही 90% लेके आए हो, वंचित वर्ग का बच्चा वही 35% लेके आया है, डॉक्टर बन गया, वो 35 वाला कितने आदमी को जल्दी पहुँचाएगा? 98% वाला तो यहाँ बैठा हुआ है बेचारा, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अब विदेश भागने ही सोच रहा है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं हो रही। तो ये है ना, ये एक बड़ा दिमक है ये, इसमें वंचित वर्ग कुछ नहीं, हम इंसान सब बराबर हैं। ये वंचित वर्ग तो बनाने वाले तो हम ही हैं ना, कर्म के आधार पे तो सब बने थे। पहले कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पैदा हुआ था, पहले कोई हरिजन या पंडित या जाट कोई पैदा हुआ था, ये तो हम सब कर रहे हैं। हम पहले क्या था, अच्छा काम करता था भाई क्षेत्रीय है भाई, अच्छा काम करेगा, कोई धार्मिक ये पढ़ा लिखा होता था भाई, पंडित जी हैं भाई वो करेंगे। पहले पंडित होते थे, पंडित माने विद्वान, आजकल पंडित हैं। अब मात्राएं तो हटी है ना, पंडित विद्वान, पंडित मूर्ख, यानी बिना वेद शास्त्र या सब कुछ ज्ञान नहीं हो। तो मैंने कहा तो सब ये ऐसे हैं, सब नहीं, काफ़ी ऐसे हैं। और जो कोई गलत काम करता था भाई कर दे, शूद्र का काम करेगा भैया ये सबसे साफ सफाई करेगा, कोई बहुत शाप होता पड़ा भाई वैश्य करेगा, जो बनिया अपनी होते ये लिखेगा। तो भाई साहब ये वंचित वर्ग तो हमने ही बना रखे हैं ना, ये कोई ऊपर से थोड़ी बन के आए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। देखो एक बार होगा, विरोध होगा, और जिसका वजूद होता है उसी का विरोध होता है। ये चीज़ें हटनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ देश आगे चला जाएगा। टैलेंट खत्म हो रहा है इसकी वजह से, बिल्कुल मर रहा है टैलेंट। ढेर सारे बच्चे, वो जो 80% वाला बच्चा घर पे बैठा हुआ है, 33 वाला नौकरी लगा हुआ है, तो ये तो खत्म होना चाहिए। संग्राम सिंह को अब किस भूमिका में देखेंगे हम आगे आने वाले दिनों में? वो कहते हैं ना कि कुछ भी बन जाते हो आप भाई साहब, जो परमात्मा जो करेगा हम तो कर लेंगे। अब हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो क्या है कि वो, मैं कभी प्लान करता ही नहीं किसी चीज़ का। वो कहते हैं ना कि जाई विधि रखे राम ताई विधि रही है, जो चीज़ है ना वो कर दो। मगर मेरे एक बात श्योर है, पहले थोड़ा बचपना था, बेवकूफ़ी थी। अब मैं सोचता हूँ कि भाई एक्चुअली जो भी एक्शन करता हूँ कि भाई इससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा होगा, अच्छी बात है, देश को फ़ायदा होगा, अच्छी बात है। अब मैं 40 से ऊपर जाके मैंने MMA टर्न किया है, मिक्स मार्शल आर्ट। हाँ। ये 20s का स्पोर्ट्स है, मैं इंडिया से फर्स्ट मेल रेसलर हूँ, और इसी एज में तो करने वाला तो शायद मैं वर्ल्ड का पहला आदमी हूँ। तो वही तो कह रहे हैं ना, संग्राम तो सिंह का नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो अभी क्या है कि जैसे सिनेमा, पहले मुझे पता नहीं था, फिर श्याम बेनेगल साहब के साथ मैं एक फिल्म करने वाला था, फिर मुझे पता चला सिनेमा क्या है। उसके बाद में कोई छोटे मोटे रोल या कोई नेगेटिव ऐसा रोल मैं करता नहीं, मैं करता हूँ कि भाई जो नोटेबल चीज़ हो। अभी मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, मतलब रोल बड़ा नहीं मगर नोटेबल है, तो वो आएगा। तो बाकी भाई आजकल तो हो गए मदारी हो गए हैं, मदारी नहीं होते थे वो, यहाँ पे अनाज मिला यहाँ पे तंबू लगा लिया, वहाँ पे अनाज मिला वहाँ पे तंबू लगा लिया, वहाँ पे अनाज मिला वहाँ पे तंबू लगा लिया, खेल दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो मदारी वाला काम हो गया आजकल तो। बाकी क्या है कि जहाँ भी रहेंगे, जो चीज़ भी रहेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई समाज के लिए, देश के लिए अच्छा। और मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा कि हम बैठ के दोष सबको दे देते हैं, सबके लिए बुरा बोल लेते हैं, वोट हम डालते नहीं हैं, हमें कोई पता नहीं कि भाई किस नेता क्या 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 कैरेक्टर है, क्या डेवलपमेंट है, क्या इसने किया है, क्या कुछ कहा है। जब तक
आम इंसान अपनी ताकत नहीं पहचानेगा, पावर नहीं पहचानेगा, हम सब अपनी वो नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सुधरेंगे नहीं और ईमानदार नहीं होंगे। इस जगह पे जहाँ बैठे हो आप, यहाँ पर जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, यहाँ ये जो जुड़ाव है ये ख़त्म हो गया। उन लोगों का जो बड़े ओहदे पे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है, लेकिन जहाँ से चले थे उस जगह को शायद भूल गए। अच्छा लगा संग्राम सिंह को आज उसी जगह पर बैठे देखकर। ये मिट्टी तो वैसे भी सिंधु से कुछ दिया है और मिट्टी से उठे थे, मिट्टी में जाना है। मगर मेरा मानना ये है कि हम परफेक्ट तो हैं नहीं। आप और मैं मिलके, कोई मेरे अंदर कमी है, कोई अंदर आपके अंदर अच्छी चीज़ है, तो आप वो आपकी चीज़ थोड़ी मेरे में आ गई तो थोड़ी कमी कम हो गई। तो हमें आगे बढ़ना ना देश को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। मैं पीछे हूँ तो कोई मुझे आगे ले आया और कोई दूसरा पीछे, मैं आगे तो मुझको आगे ले आया। तो हमें करना पड़ेगा। बाकी सरकार को कोसना या बाकी चीज़ों को कोसना या बाकी चीज़ों को करना, उससे समाधान नहीं है। सरकार तो हम ही चुन रहे हैं, ये नहीं कोई दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तीसरा आएगा, और ऊपर वाले सारे दोस्त ही होते हैं। देखो, जब एक इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है, अब आप और मैं चुनाव लड़ रहे हैं अपोजिशन पार्टी में, मगर हम तो जान पहचान तो होगी ना, उसमें गलती तो है नहीं। मगर अभी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है कि भाई देश हमारा ठीक है। पहले बाहर जाता था तो छोटे छोटे देशों में ऐसे बहुत तलाशी होती थी, भाई इंडिया देखता है भूखे शरीर तलाशी लो। अब देखो भारत की थोड़ी इज्जत तो बहुत बढ़ गई, ये तो मैंने नोटिस किया है। क्योंकि अपने देश की 140-45 करोड़ आबादी में से मुश्किल से 3 से 5 करोड़ आदमी बाहर जा पाते हैं, तो पता चलता है। मोदी साहब के फैन हो आप? देखो, मैं फैन की बात नहीं है कि फैन की बात नहीं, मगर मैं जो अच्छा कार्य जो करता है ना, मैं उसको एडमायर जरूर करता हूँ कि भाई देखो, एक इंसान कहाँ से उठा, एक मतलब एक गुजरात के छोटी सी जगह से, उसके फादर चाया काम करते थे, वहाँ से उठा और आज एक संसार प्रभाव इंसान बन गया। कुछ तो बात है ना, तो वो चीज़ देख लो, वो चीज़ पकड़ लो। जैसे मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का मैं उनको वन ऑफ द बेस्ट पीएम मानता हूँ कि भाई वो कितना योगदान था उन्होंने। अपने इवन क्या नाम था इनका, इंदिरा गांधी जी देखो उनका क्या योगदान था, इवन अपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब देखो उनका क्या योगदान था। तो सबका एक अपना योगदान होता है। ये नहीं कि मैं कोई राजनीति के उसके है या दूसरी चीज़ें। मेरा मानना ये है कि राजनीति में आना भी इंडिया में अभी तक वो राजनीति है नहीं जो आप चाह रहे हो कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो कागजों पे ज़्यादा काम हो रहा है ना, कागजों में बिल्डिंगें बने, अब तो एआई आ गया, अब तो वहाँ बन जाएंगी, पहले कागजों में बनती थी। तो बाकी होगा, पब्लिकली काम भी होगा, मगर यूथ की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है कि वो सही चीज़ करें, मगर धीरे धीरे होगा। मैं अपना काम कर देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं भैया मेरे लिए। अब मैं पीएम साहब से मिलूँ या किसी से मिलूँ, मुझे क्या लूँगा उनसे? कोई नौकरी लेनी है, कोई चीज़ लेनी, कुछ भी नहीं। मैं किसी से मिलने जाता हूँ या किसी से कुछ करता हूँ या कुछ होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहता कि उसमें भाई कि मुझे ये चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। मैं कई महीने पहले अपने सीएम साहब से मुझे मिलने का मौका मिला, तो वो बोले क्या कर सकते हैं संग्राम जी? मैंने कहा जी आप प्रदेश के लिए और अच्छा कर दो तो आप मेरा ही काम कर रहे हो। समझ रहे भाई साहब? तो हमें क्या चाहिए? हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो निस्वार्थ होकर हम काम कर रहे हैं। और जो ये इस पोस्ट पे बैठे हैं तो ये हमने चुना है, और वो योग्य इंसान है तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो इस उससे हो चाहे वो दूसरे हो। एक बार मैं हुड्डा साहब से मिला था, भूपेंद्र जी से, तो उनका अपना अलग डिफरेंट वो था। तो मुझे शुरुआत में तो नॉर्मल लगा, फिर मैंने उनको समझा कि भाई इंसान डिफरेंट है, इनकी अपनी एक वो बात है। तो एक बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो बात उन्होंने जो बिल्कुल ऑन द फेस बोली। ठीक है, कई आदमियों को पसंद नहीं आएगी, वो उनकी बात अच्छी थी। आप मोदी जी से मिलो तो उनकी बात एक अच्छी है, आप अमित शाह जी से मिलो तो उनकी एक बात अच्छी है। तो सबका अपना अच्छा है, सबका अपना नॉर्मल, सबका अपना नॉर्मल बात, आप समझते हो। तो बाकी ठीक है, बाकी तो सब। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने भी संग्राम सिंह को सुना, मल्टी टैलेंटेड है। अब पता नहीं कल किस भूमिका में नज़र आएंगे, क्योंकि कभी ये रेसलर बन जाते हैं, कभी प्रोफेशनल रेसलर, कभी टीवी शो में को होस्ट करते नज़र आते हैं। बिग बॉस में भी आपने इनको देखा। तो बहुत सारे चेहरे हैं, योगा भी करते हैं, और अभी भी आप देखिए कैसे गांव के अंदर आके कुश्ती के अखाड़े में जिस मिट्टी से इन्होंने शुरुआत की थी वहीं पर आज आए हुए हैं, हमसे मुलाकात की। अगली बार फिर किसी खास शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।